नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज से पाठ 11 बाल गोविंद भगत, जिसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। तो पाठ शुरू करने से पहले एक बार जान लेते हैं लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी जी का संक्षिप्त परिचय। राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1899 में हुआ। माता पिता का निधन बचपन में ही हो जाने के कारण जीवन के आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। उनका देहावसान सन 1968 में हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगीं। वे बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार थे। उन्होंने अनेक दैनिक, साप्ताहिक एवं मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया, जिनमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं पतितों के देश में, ये उनका उपन्यास है। चिता के फूल, ये कहानी है। अम्बपाली, ये नाटक। माटी की मूर्ति, रेखा चित्र है। पैरों में पंख बांधकर, यात्रा वृतांत है। जंजीरें और दीवारें, संस्मरण आदि अनेक रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, मनुष्यता की चिंता और इतिहास की युग अनुरूप व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। तो आइए एक बार जान लेते हैं पाठ बाल गोविंद भगत की रूपरेखा। बाल गोविंद भगत रेखा चित्र के माध्यम से लेखक ने एक ऐसे विलक्षण चरित्र का उद्घाटन किया है जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का प्रतीक है। वेशभूषा या बाह्य अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं होता। सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं। बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है। इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी देखने को मिलती है। तो प्यारे बच्चों, आइए शुरू करते हैं पाठ बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 से ऊपर के ही होंगे। बाल पक गए थे। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीरपंथियों की सी कनफटी टोपी। तो बाल गोविंद भगत कैसे थे? वे मंझोले कद के एक गोरे चिट्टे व्यक्ति थे। मंझोले मतलब ना ज्यादा लंबे ना ज्यादा छोटे, और गोरे चिट्टे थे और 60 के ऊपर के थे, अर्थात उनकी उम्र 60 से तो ऊपर की होगी। बाल उनके पक गए थे और लंबी दाढ़ी थी। जटाजूट नहीं रखते थे, बालों का झुंड नहीं था उनके। लंबी दाढ़ी भी नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। तो कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। और क्या पहनते थे वे? कमर में एक लंगोटी और सिर में कबीरपंथियों के समान कनफटी टोपी पहनते थे। तो जब जाड़ा आता, एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। सर्दियों में वे क्या करते थे? एक कंबल ऊपर से ओढ़ लेते थे अपने आप को सर्दी से बचाने के लिए। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, जो नाक के एक छोर से ही जैसे औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते, और गले में तुलसी के जड़ों की माला। तो ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था। तो लेखक कहते हैं कि ऊपर की तस्वीर, यानी कि जो भी अभी मैंने वर्णन किया है उनके बारे में, उसको सुनकर या समझकर आप ये ना मान लें कि वे साधु हैं। नहीं नहीं, वे साधु नहीं थे, बल्कि वे तो गृहस्थ थे, अर्थात वे विवाहित थे। उनकी पत्नी के बारे में मुझे याद नहीं है, लेकिन उनके बेटे और उनके पुत्रवधू को मैंने जरूर देखा था। तो उनके पास थोड़ी खेती बाड़ी भी थी, खेती भी करते थे वो, और एक अच्छा साफ सुथरा उनका मकान भी था। आगे है, किंतु खेती बाड़ी करते परिवार रखते थे। बाल गोविंद भगत साधु थे।
साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कभी वे दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते, किंतु खेतीबाड़ी करते थे वे, और परिवार भी था उनका। तो बाल गोविंद भगत वैसे तो साधु नहीं थे, लेकिन अपनी वेशभूषा से और अपने व्यवहार से वे साधु के समान ही थे। तो साधु की सब परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे। कबीर को वे साहब मानते थे, अपना ईश्वर मानते थे, भगवान मानते थे, और उन्हीं के गीतों को गाते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। किन के आदेशों पर चलते थे? कबीर। कभी झूठ नहीं बोलते थे और हमेशा सबसे खरा व्यवहार रखते थे। खरा व्यवहार मतलब स्पष्ट वक्ता थे, स्पष्ट बोल देते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते। संकोच नहीं करते मतलब झिझक नहीं करते। जो भी उनको कहना होता था वे सीधा सीधा बोल देते थे। ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, बिना पूछे व्यवहार में नहीं लाते, किसी की भी चीज वो बिना पूछे नहीं उसको यूज करते थे। और इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कौतूहल होता। कौतूहल होता मतलब आश्चर्य होता, उत्सुकता होती उन्हें। कभी वे दूसरे खेतों में नहीं जाते थे शौच के लिए। वे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। साहब मतलब कबीर। कबीर को ही मानते थे वो साहब। तो अपनी सभी चीजों को वे उन्हीं के प्रति समर्पित करते थे। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीर पंथी मठ से मतलब है यहाँ पर। तो वे कहते थे उनके साहब के दरबार में ले जाते थे। साहब का दरबार मतलब कबीर पंथी मठ। तो जो कुछ भी उनके खेतों में पैदा होता था, जो भी पैदावार होती थी, वे उसे सिर पर लाद कर पहले उसे कबीर पंथी मठ में ले जाते थे। मठ मतलब जहाँ पर साधु वगैरह रहते हैं, और कबीर पंथी अर्थात कबीर पंथ को मानने वाले। तो वे उस मठ में ले जाते थे जो भी उनकी पैदावार होती थी, और जो भी उन्हें प्रसाद रूप में वहाँ से मिलता था, वे उसी से ही अपना गुजारा चलाते थे। ठीक है। इसके बाद इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। लेखक उनके द्वारा गाए गए कबीर के पदों को सुनकर बहुत आनंदित होता था। उसे ऐसा लगता था कि उनके कंठ से निकलकर, उनके गले से निकलकर वे पद जीवंत हो उठे हैं, सजीव हो उठे हैं। आगे है कि आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं मतलब, कलेवा मतलब सुबह का जलपान या नाश्ता सवेरे के समय का, और मेड़ पर बैठी है मतलब खेतों के बीच में जो एक रास्ता होता है वहाँ पर वो बैठी हैं। और धान की रोपाई चल रही है। आषाढ़ का महीना है, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से आषाढ़ के महीने में बारिश होती है। तो सभी लोग जो हैं गांव के, वे धान रोपने के लिए खेतों में उतर आए हैं। खेतों में बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। औरतें भी हैं वहाँ पर जो नाश्ता लेकर आई हुई हैं। आसमान बादल से घिरा हुआ है और धूप का नाम नहीं है। ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं। वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत के मधुर संगीत और साथ ही आषाढ़ मास में रिमझिम वर्षा जब सारा गांव धान रोपने के लिए खेतों में उमड़ आता है, उसका वर्णन किया हुआ है।
तो बाल गोविंद भगत मधुर स्वर में गाते हैं और अपने खेत में रोपनी करते हैं। उनके मधुर स्वर को सुनकर बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष और हलवाहे, हलवाहे मतलब हल चलाने वाले, तथा रोपनी करने वाले यानी कि रोपाई करने वाले, धान की फसल की रोपाई करने वाले, वे सब भी झूमने लगते हैं। और यह बाल गोविंद भगत के संगीत का प्रभाव है, ये उनके संगीत का जादू है। आगे है, ठंडी पुरवाई चल रही है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झनकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं। मेड़ पर खड़ी औरतों के होंठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं। हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। रोपनी करने वालों की उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? तो यहाँ पर बाल गोविंद भगत के मधुर संगीत और साथ ही आषाढ़ मास में रिमझिम वर्षा जब सारा गांव धान रोपने के लिए खेतों में उमड़ आता है, उसका वर्णन किया हुआ है। तो बाल गोविंद भगत मधुर स्वर में गाते हैं और अपने खेत में रोपनी करते हैं। उनके मधुर स्वर को सुनकर बच्चे, बूढ़े, स्त्री, पुरुष और हलवाहे, हलवाहे मतलब हल चलाने वाले, तथा रोपनी करने वाले यानी कि रोपाई करने वाले, धान की फसल की रोपाई करने वाले, वे सब भी झूमने लगते हैं। और यह बाल गोविंद भगत के संगीत का प्रभाव है, ये उनके संगीत का जादू है। आगे है, भादों की वह अंधेरी अधरतिया, अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झनकार या दादुरों की टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। तो यहाँ पर भादों की अंधेरी आधी रात का वर्णन है और इसमें कहा गया है कि सारा संसार सोया हुआ है, सन्नाटा पसरा हुआ है सब तरफ, और बाल गोविंद भगत का मधुर संगीत गूंज रहा है इस ऐसे वातावरण में भी। और आधी रात में उनका यह गाना, उनका इस तरह से गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। तो उनका यह संगीत, उनका मधुर गान सबको चौंका देता था। अरे, अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, जगा रहा है। तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। तो यहाँ पर बादलों से भरे आकाश में और अंधेरे में भगत का संगीत सबको चौंका देता था। सब सो रहे होते थे और भगत का संगीत जाग रहा होता था। उनका संगीत सोए हुए लोगों को भी जगा देता था और उनका संगीत अंधेरे में अचानक कौंध उठने वाली बिजली की तरह सबको हैरान कर देता था। और गाना क्या था वो? तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, ये वाला वे गाना गाते थे।